हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, वो एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें उससे प्रश्न ना आते हो। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हर एग्जाम में इससे पूछे जाने वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को यदि आप समझ लेते हैं तो ये आपके कम से कम 2 से 3 नंबर तो सुरक्षित कर लेता है। क्लास 6 से या क्लास 5 से कहें, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और जितने हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, उन सब तक मेरी ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यह उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। अब हम लोग इस वाक्य को समझेंगे, और ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक सुन लेने के बाद आप पूरी लाइफ वाक्य एक बार भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे उदाहरण भी शामिल किए हैं, और उसकी जो व्याख्या मैंने की है पूरी ट्रिक के साथ मैंने उसे समझाया है। और यदि आप उसे सुन लेंगे तो फिर आपको वाक्य से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप उसे खुद आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य होता क्या है, इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द, और एक होता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य ये भाषा की 3 इकाई है। मतलब कोई भी भाषा में यही 3 होते हैं, इसी से संबंधित सब कुछ होता है। तो वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को सार्थक रूप से मिलाया जाए तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है, सार्थक समूह मतलब जिसका अर्थ निकले, सार्थक समूह है जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है। एक पूर्ण वाक्य के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार, भाव या सूचना दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब मैंने कहा है सार्थक, सार्थक का क्या अर्थ हुआ? यदि हम शब्द को लिख दे, राम है पढ़ता पुस्तक, तो क्या वो एक वाक्य बना? क्या वो एक सही मायने में वाक्य बना? क्या उसके कोई अर्थ निकले? नहीं, वो पूरी तरह से उल्टा पलटा हो गया, उसके अर्थ नहीं निकले। शब्दों का समूह तो होगा लेकिन सार्थक होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम, पुस्तक, पढ़ता है, ये सभी अलग अलग शब्द हैं, और इन सब को सार्थक रूप से लिखा गया है। किसके बाद क्या होना चाहिए, इन सब को ध्यान में रखकर ये लाइन लिखी गई है, शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये इस प्रकार हो गया सार्थक, शब्दों का सार्थक समूह, और जहां पर शब्दों का सार्थक समूह होगा वहीं पर वाक्य बनेगा। वाक्य होता क्या है? तो हमारे अंदर के विचार है, उसे हमें प्रकट करना है। हमारे अंदर के भाव मतलब इमोशंस, उसे प्रकट करना है, या सूचना, हमें कोई खबर किसी को देनी है, उसे पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो वाक्य होता है। हम लोग इसे एक विशेष बात को, इसे विशेष बात के रूप में समझ लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण, शब्द और वाक्य ये भाषा के अंग हैं। किसी भी भाषा में ये 3 होते हैं, और इसी के ऊपर पूरी भाषा टिकी होती है। तो वाक्य का भाषा में क्या रोल है? तो विशेष बात के रूप में इस बात को जानिए कि वाक्य भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटा अंग है वर्ण, और भाषा का सबसे बड़ा अंग है वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। दूसरा यहाँ पे कहा गया, एक तो है कि वाक्य भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है, और दूसरा कहा जाता है कि भाव या भावार्थ मतलब अपने अंदर के इमोशंस को या कोई पूरे अर्थ को निकालना हो, बताना हो, उसके लिए भी भाषा की सबसे बड़ी कहा जाए या सबसे छोटी कहा जाए, उसकी इकाई में वाक्य ही आएंगे। दोस्तों, इस चीज को समझिए इस तरह से कि शब्दों के
भाव नहीं होते हैं। मतलब एक शब्द मात्र बोलकर आप अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर पाएंगे? तो आपको कम से कम एक सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। तो वो एक सेंटेंस आप बोलेंगे, तो मतलब भाव या भावार्थ को स्पष्ट करना है। तो सबसे बड़ा अंग कौन है भाषा का? वाक्य है। और सबसे छोटा भी अंग वाक्य है, क्योंकि शब्द के तो भावार्थ होते ही नहीं है, शब्द के तो भाव होते ही नहीं, वर्णों के तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए चाहे पूछा जाए भाषा के भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन है, तब भी वाक्य। और यदि पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तब भी आंसर होगा वाक्य। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वाक्य के अंग। अब हम लोग जैसे सभी चीजों में उसके प्रकार पढ़े हैं, भेद पढ़े हैं, तो वाक्य के अंग होते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, तो क्या नाम बताएंगे आप? सबसे पहले मुंह, हाथ, पैर, पेट, नाखून, आंख, नाक, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग है, जिसके माध्यम से हम अपने सारे काम को करते हैं। सच बात है। तो वाक्य के भी अंग होते हैं। तो अब आप कहेंगे क्या वाक्य के भी हाथ, पैर, आंख, नाक ये सब कुछ होते हैं? नहीं, वाक्य के हाथ, पैर, आंख, नाक ये सब कुछ तो नहीं होते हैं, पर उसके जो अंग है वो उसके लिए वही कार्य करते हैं जो हमारे लिए हमारा शरीर करता है, हमारे शरीर के अंग करते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को अर्थवान बनाता है, उसके लिए कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार वाक्य के अंग वाक्य के लिए कार्य करते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। इन दोनों के बिना वाक्य की रचना अधूरी मानी जाती है। इन दोनों के बिना वाक्य की रचना पूरी तरह से अधूरी मानी जाती है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है, क्या इनका वाक्य में क्या रोल होता है, इसे हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से समझेंगे। इधर है हमारा उद्देश्य, इधर है हमारा विधेय। पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझे उद्देश्य आखिर है क्या, उद्देश्य कहते किसे है। अगर हम ये कहें कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वो एक उसका एक अलग मीनिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में मान लेते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जाएगी? जो करता होगा उसी के बारे में बात की जाएगी, जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में ही बात की जाएगी। तो जिसके बारे में बात की जाएगी उसे उद्देश्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, तो कर्ता और कर्ता का विस्तार, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए शब्द, कर्ता का विस्तार और उससे जुड़े हुए जो भी शब्द रहते हैं वो सब उद्देश्य में आते हैं। अब आपने कर्ता तो समझ लिया, कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार क्या होता है, ये सब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण है राकेश खाना खा रहा है। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो राकेश खाना खा रहा है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? क्या खाना के बारे में बात हो रही है? नहीं। रहा है, इसके बारे में बात हो रही है? नहीं। बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है राकेश के बारे में, कि राकेश खाना खा रहा है। तो यहाँ राकेश क्या है? राकेश उद्देश्य है। एक और उदाहरण से हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण है मेरा छोटा भाई खेल रहा है। तो मेरा छोटा भाई खेल रहा है, यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? तो मेरा छोटा भाई के बारे में बात हो रही है, मेरे छोटे भाई के बारे में बात हो रही है। तो बात जिसके बारे में होगी वो उद्देश्य होगा। तो यहाँ मेरा छोटा भाई उद्देश्य है, क्योंकि बात उसके बारे में हो रही है। तो विधेय क्या है? अब हम लोग विधेय को समझेंगे। तो उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, कर्म और अन्य पूरक शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो क्रिया आते हैं, कर्म आते हैं, और इसके अलावा जो अन्य पूरक शब्द होते हैं वो आते हैं। उदाहरण के लिए राकेश खाना खा रहा है, तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? तो राकेश के बारे में। तो राकेश कौन है?
उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा गया वो विधेय है। तो राकेश के बारे में क्या कहा जा रहा है? खाना खा रहा है। मतलब राकेश के बारे में कहा गया कि वो अभी खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है या विधेय है, क्योंकि इसने बताया है उद्देश्य क्या कर रहा है, ये वो स्पष्ट कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, मेरा छोटा भाई खेल रहा है। तो मेरा छोटा भाई मतलब इसके बारे में बात हो रही है, तो ये तो हुआ उद्देश्य। लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी बात हो रही है, खेल रहा है, तो ये जो बात हो रही है उद्देश्य के बारे में, ये हो जाएगा विधेय। आप लोग का क्लियर हुआ यहाँ पर? उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। अब हम लोग कर्ता विस्तारक और कर्म विस्तारक को भी डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक ही उदाहरण दोनों जगह पर रखा है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ भी है राकेश खाना खा रहा है, यहाँ भी है राकेश खाना खा रहा है, यहाँ भी है मेरा छोटा भाई खेल रहा है, और यहाँ भी है मेरा छोटा भाई खेल रहा है। तो हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है? तो इस तरह के उदाहरण आपको खूब आसानी देंगे, समझने में सुविधा होगी। तो जिसके बारे में बात की जाएगी वो उद्देश्य, और वाक्य में जिसके बारे में बात की गई उसके संबंध में कहा गया बात, वो हो जाएगा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे कर्ता और कर्ता विस्तारक को भी डिटेल से समझेंगे। दोस्तों यहाँ है हमारा कर्ता विस्तारक, कर्ता, कर्म विस्तारक, कर्म, क्रिया विस्तारक, क्रिया को समझिए। आपको यहाँ पर क्या क्या समझना है, ध्यान से सुनिए। कर्ता विस्तारक कर्ता, कर्म विस्तारक कर्म, क्रिया विस्तारक क्रिया, इन सबको आपको समझना है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? एक उदाहरण है हमारा, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तक ज्यादा पढ़ता है। तो राम का मित्र श्याम वो क्या कर रहा है? धार्मिक पुस्तक ज्यादा पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है, ये पढ़ने वाला कौन है? क्या राम का मित्र? नहीं, राम का मित्र इस वाक्य को हम लोग कर्ता नहीं मानकर जो पढ़ रहा है उसको मानेंगे। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम हो गया कर्ता। अब ये श्याम है कौन? तो वो राम का मित्र है। मतलब राम का मित्र, जैसे कहते हैं शुभम दिनेश का बेटा है, तो दिनेश का बेटा, ये शुभम का परिचय दिया गया। तो श्याम कौन है? राम का मित्र। श्याम है कर्ता और श्याम राम का मित्र है। मतलब राम का मित्र ये क्या हो रहा है? कर्ता का परिचय दे रहा है, कर्ता का विस्तार कर रहा है। तो ये हो जाएगा कर्ता विस्तारक। अब क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो ये हो गया कर्म। आप लोगों को मैंने सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पर, क्रिया के ऊपर पूरी सुंदर तरीके से डिटेल में वीडियो बना के दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज आप लोग पहले उसे सुन लीजिएगा, तब आप लोगों को यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मैंने उसमें जितने डिटेल से समझाया है, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उस वीडियो को सुन लेने के बाद किसी को भी क्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म। और कैसी पुस्तक पढ़ता है? तो धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो धार्मिक हो गया कर्म विस्तारक। वो कर्म का परिचय दे रहा है कि किस तरह की पुस्तक को वो पढ़ता है। अब पढ़ता है, ये हो जाएगा क्रिया। और कितना पढ़ता है? तो ज्यादा पढ़ता है। तो ज्यादा हो जाएगा क्रिया विस्तारक। वो क्रिया के माप को बता रहा है, वो किस तरह से पढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है। और है, ये हो जाएगा सहायक क्रिया। तो आप लोग समझ गए, एक वाक्य में कर्ता और कर्ता विस्तारक, कर्म और कर्म विस्तारक, सहायक क्रिया, क्रिया, ये सब कुछ आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर है कर्ता और कर्ता विस्तारक, ये दो है। ये जो दो है ये आ जाते हैं उद्देश्य के अंतर्गत। उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कर्ता और कर्ता विस्तारक। अब आ जाता है विधेय। विधेय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कर्म विस्तारक कर्म, क्रिया विस्तारक क्रिया और सहायक क्रिया। यहाँ पर इतने दूर से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से विधेय के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कर्ता, कर्ता विस्तारक, उद्देश्य, कर्म विस्तारक कर्म, क्रिया विस्तारक क्रिया, सहायक क्रिया, ये सब कुछ विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उद्देश्य और विधेय में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो चुका है।
और साथ ही साथ कर्ता विस्तारक, कर्ता, कर्म विस्तारक, कर्म, क्रिया विस्तारक, क्रिया, इनको समझने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यदि प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको और भी बहुत सारे उदाहरण देकर इस चीज को और भी बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को फिर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वीडियो सिर्फ इसके उदाहरण के ही बन जाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोगों का ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कहें चाहे भेद कहें, एक ही बात है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उद्देश्य और विधेय, वो थे वाक्य के अंग, ठीक है। और वाक्य के प्रकार और भेद, अब ये एक अलग हो गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन होते हैं? तो प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य और क्रिया के आधार पर वाक्य। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य और क्रिया के आधार पर वाक्य। इसी ये जो दो आप देख रहे हैं, वाक्य प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य, ये तो हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो तीसरा है क्रिया के आधार पर वाक्य, इसी को वाच्य कहते हैं। तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को क्रिया के आधार पर वाक्य एक अलग टॉपिक के रूप में भी पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वाच्य जो है ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, बल्कि वो वाक्य के ही अंग है, वाक्य के ही भेद है। वाक्य के 3 भेदों में ये तीसरा भेद जो क्रिया के आधार पर वाक्य है, दोस्तों इसी को वाच्य कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम वाच्य है। यदि हम कहें क्रिया के आधार पर वाक्य, एक ही बात है। यदि हम कहें वाच्य, तो एक ही बात है। तो पहले हम लोग आज इन दोनों को समझेंगे और फिर अगला वीडियो मेरा होगा जो कि आप लोगों को क्रिया के आधार पर वाक्य मतलब वाच्य को पूरी तरह से क्लियर करेगा। तो सबसे पहला है प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य। आगे देखिए हम लोग। दोस्तों यहाँ है प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने तरह के वाक्य होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला स्टार्ट होगा हमारा साधारण वाक्य से। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। आप लोगों ने ये इंग्लिश में सुना है, सिंपल सेंटेंस, बस वही है। तो इसमें क्या होगा, कैसे पहचानेंगे किसे कहते हैं साधारण वाक्य, कैसे हम पहचानेंगे? तो वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में आपको एक उद्देश्य मिले और एक ही विधेय मिले, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये विधेय 2 बार आ चुका है, इस विधेय को आप काट देंगे। विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम व श्याम भोजन खाते हैं। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि उद्देश्य को पढ़ाते समय कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी उसे उद्देश्य कहेंगे। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? राम व श्याम भोजन खाते हैं, किसके बारे में बात हो रही है? क्या आप बता सकते हैं? सोचकर देखिए। हाँ, राम व श्याम दोनों के बारे में बात हो रही है कि वो दोनों भोजन खाते हैं। तो खाने का काम तो दोनों कर रहे हैं, तो दोनों ही कर्ता हो गए। और साधारण वाक्य के अंतर्गत बोला गया कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य मिलेगा और एक विधेय मिलेगा, उसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। तो इस वाक्य में तो हमें विधेय तो एक ही मिला, भोजन खाते हैं, लेकिन उद्देश्य तो हमें 2 मिल गए, राम व श्याम। तो क्या ये साधारण वाक्य है? बताइए मुझे, क्या ये साधारण वाक्य है? हाँ, यह साधारण वाक्य है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या यह साधारण वाक्य है? तो इसका जवाब में 4 ऑप्शन है। हाँ, नहीं, ये संयुक्त वाक्य है या ये मिश्र वाक्य है। तो मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया था कि हाँ, यह साधारण वाक्य है। आप बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। कैसे ये साधारण वाक्य है? तो इसके बारे में जानिए कि यदि वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो, पर उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक ही हो, उद्देश्य एक ही माना जाता है। मतलब यदि किसी वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो, राम व श्याम, यहाँ क्या हो रहा है? उद्देश्य 2 हो गए हैं, मतलब वो एक से अधिक है। लेकिन यदि उन सबके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक ही हो, समान हो,
तो ये दोनों ही उद्देश्य एक में गिने जाएंगे, ये दोनों उद्देश्य एक माने जाएंगे। और इस प्रकार यहाँ है उद्देश्य एक और विधेय भी एक। तो ये हो गए साधारण वाक्य। समझ गए? अब हम लोग कुछ और उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझेंगे। दोस्तों दूसरा उदाहरण है, श्याम पढ़ व लिख रहा है। अब श्याम के बारे में बात की जा रही है, तो श्याम तो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन कहलाता है विधेय। तो श्याम पढ़ व लिख रहा है, तो यहाँ पर लिख व पढ़ रहा है, ये तो हो गया दोस्तों विधेय। लेकिन हमारा साधारण वाक्य की जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय होना चाहिए, तब वो साधारण वाक्य है। इस वाक्य में हमें उद्देश्य तो एक ही मिला, लेकिन विधेय हमें दो मिल गए कि पढ़ व लिख रहा है। तो यहाँ पर एक विधेय है पढ़ना और एक है लिखना, तो दोनों काम वो कर रहे हैं। तो क्या ये साधारण वाक्य में आएगा? क्या इसे साधारण वाक्य माना जाएगा? तो इसके जवाब क्या हो सकते हैं? तो हाँ, इसके भी जवाब होंगे कि हाँ, यह साधारण वाक्य माना जाएगा। क्यों साधारण वाक्य माना जाएगा? तो कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही मानी जाती है। मतलब पढ़ व लिख, ये दो क्रिया है, पढ़ना व लिखना, लेकिन यदि उनको करने वाला एक है तो ये जो क्रियाएं अलग अलग है उन सबको एक ही क्रिया माना जाएगा। जैसे ये श्याम है, श्याम ही पढ़ने का काम कर रहे हैं और श्याम ही लिखने का भी काम कर रहे हैं। तो श्याम क्या हो गए? उद्देश्य, और उनके द्वारा ये कहा गया कथन हो जाएगा विधेय। उनके संबंध में कहा गया ये कथन हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार उद्देश्य तो हमारा एक ही है, लेकिन एक ही उद्देश्य उन दोनों ही विधेय से जुड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति दोनों ही कार्य को कर रहे हैं, तो इस स्थिति में विधेय भी एक ही मानी जाएगी, दो विधेय नहीं मानी जाएगी। तीसरा उदाहरण है, राम श्याम मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखिए, ये तो और डेंजर उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या है? एक मिनट। तीसरा उदाहरण है हमारा, राम श्याम और राम श्याम मोहन, ये तीनों क्या कर रहे हैं? तो पढ़ व लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जानना है कि हमारा उद्देश्य तो तीन हो गया, जिसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर तो तीन तीन के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में भी, श्याम के बारे में भी और मोहन के बारे में भी। उद्देश्य तो हमारे हो गए तीन, और विधेय को देखें तो पढ़ व लिख रहे हैं, मतलब विधेय हो गए हमारे दो, क्योंकि इन तीनों के बारे में जो बात कही गई है वो दो क्रिया के रूप में है। पढ़ व लिख मतलब दोनों ही क्रिया है और दोनों ही विधेय के रूप में गिने जाएंगे, दो विधेय। जबकि साधारण वाक्य का जो शर्त है कि वाक्य में ऐसा वाक्य इसके अंतर्गत आएगा जो जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो इसमें तो उद्देश्य भी एक से ज्यादा है और विधेय भी एक से ज्यादा है, तो क्या ये साधारण वाक्य माना जाएगा? तो अब हम लोग इसे समझते हैं कि हाँ, ये भी साधारण वाक्य ही माना जाएगा। क्यों साधारण वाक्य माना जाएगा? क्योंकि यदि क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक उद्देश्य माने जाते हैं। मतलब यदि सभी क्रिया जो है वो समान रूप से है, मतलब राम भी पढ़ने का काम कर रहे हैं, श्याम भी पढ़ने का काम कर रहे हैं और मोहन भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। राम भी लिख रहे हैं, श्याम भी लिख रहे हैं और मोहन भी लिखने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि यदि कर्ता समान हो, सभी कर्ता मिलकर एक ही क्रिया को कर रहे हो, तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाते हैं। तो ये तीनों जो मिलकर एक ही कार्य को किए हैं, इसके कारण ये तीन जो है एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। तीन उद्देश्य की गिनती यहाँ पर नहीं होगी। सभी कर्ता के द्वारा सभी क्रियाएं यदि समान रूप से की जा रही है तो सभी क्रियाएं भी एक विधेय मानी जाएगी। मतलब सभी कर्ता के द्वारा सभी क्रियाएं समान रूप से की जा रही है तो वहां पर सभी क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाएगा। जैसे राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, राम लिख रहे हैं, श्याम लिख रहे हैं और मोहन भी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार कर्ता भी एक से अधिक है और क्रिया भी एक से अधिक है, लेकिन सभी कर्ता मिलकर सभी क्रिया को कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर उद्देश्य भी एक गिने जाएंगे
और विधेय भी एक ही गिने जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे कि ये तीन के तीनों ही सरल वाक्य है, या आप कहें तो साधारण वाक्य है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण वाक्य आप कैसे पहचानेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि वह वाक्य जिसमें उद्देश्य भी एक हो और विधेय भी एक हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और उद्देश्य और विधेय एक ही है, इस चीज को आप लोग पूरे ध्यान से सुने और अच्छे से आप लोग समझे। बार बार कई सारे उदाहरणों को आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों के इसके मामले में कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे आप देखेंगे कि वाक्य में एक ही उद्देश्य है या एक ही विधेय है, एक से अधिक उद्देश्य है या एक से अधिक विधेय है। तो चलिए दोस्तों, साधारण वाक्य तो हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। दोस्तों, वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। पहला हम लोगों ने पढ़ा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को ही कहते हैं सरल वाक्य, और दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो इस शब्द को ही अर्थ में समझ लीजिए। ये शब्द से ही आप इसकी परिभाषा निकाल लेंगे। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, और वाक्य है मतलब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ेंगे। अब इसे हम लोग सुंदर तरीके से डिटेल में समझते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य हो। और स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य क्या है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लिए, क्योंकि इसे हम लोग बहुत सुंदर तरीके से समझेंगे। और वे किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ये जो है आप देख रहे हैं, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय है, उनसे ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होते हैं और वे किसी समुच्चय बोधक अव्यय से आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में जुड़े हुए सभी उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र होते हैं। मतलब यदि उन्हें वाक्य से निकालकर अलग भी लिख दिया जाए, तब भी वो अपने अर्थ को बनाए रखेंगे। उनको यदि वाक्य से अलग किया जाए तो उनके अर्थ पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। हमारा यहाँ पे था दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होंगे। उपवाक्य क्या है? तो वाक्य के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे वाक्य, उसको उपवाक्य कहते हैं। तो बादल घिरे ये एक है, मोर नाचने लगे एक है। तो ये पूरा का पूरा तो एक वाक्य है, लेकिन इसके अंतर्गत बादल घिरे मोर नाचने लगे ये उपवाक्य है। और ये प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि इनको यदि हम अलग कर दे, इधर लिख दे हम मोर नाचने लगे, तो क्या वो अपना अर्थ नहीं दे रहा है? अर्थ दे रहा है। बादल घिरे, अगर हम इन्हें अलग रूप से ही अलग से लिख दे, तो क्या ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है? अर्थ दे रहा है। और दो प्रधान उपवाक्य या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। ये रहा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये रही संयुक्त वाक्य की पहचान कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य रहेंगे और वो आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वह सुबह मेरे घर आया और शाम को वापस लौट गया। देखो दोस्तों, वह सुबह मेरे घर आया, ये रहा एक उपवाक्य, और ये रहा समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा उपवाक्य है शाम को वापस लौट गया, ये एक अलग उपवाक्य है, और ये दोनों ही स्वतंत्र है। यदि इन्हें वाक्य से निकालकर स्वतंत्र रूप से लिख दिया जाए, तब भी ये अपना अर्थ देंगे। राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। राम बीमार था एक उपवाक्य, स्कूल नहीं आया एक उपवाक्य। ये दोनों ही प्रधान उपवाक्य है, दोनों ही स्वतंत्र है और दोनों ही अपना अपना अर्थ देते हैं, और ये दोनों ही जुड़े हुए हैं समुच्चय बोधक अव्यय से। उसके बाद उसने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। परीक्षा में सफल नहीं हुआ एक उपवाक्य, उसने बहुत मेहनत की ये एक उपवाक्य। ये दोनों के ही अपने अपने अर्थ हैं, वाक्य में रहे चाहे वाक्य से अलग हो जाए, फिर भी ये अपना अर्थ देंगे, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। और इन दोनों के बीच में है लेकिन, ये है समुच्चय बोधक अव्यय जो इन दोनों ही वाक्यों को जोड़े हुए है।
राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। अब श्याम लिख रहा है एक उपवाक्य, राम पढ़ रहा है एक उपवाक्य, और इन दोनों को आपस में जोड़े हुए है लेकिन। ये है समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों, संयुक्त वाक्य की जो पहचान है वो दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य रहेंगे और वो आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन है? और, एवं, तथा, इनमें से कोई होगा। या, अथवा, ये भी हो सकता है। किंतु, परंतु, लेकिन, ये भी हो सकते हैं। इसलिए, अतः, ये भी हो सकते हैं। फिर भी, नहीं तो ये भी हो सकता है। मतलब इतने सारे को आपको याद कर लेना है। समुच्चय संयुक्त वाक्य में इनमें से कोई ना कोई अवश्य होंगे। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। और दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होंगे जो आपस में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। ये रहा हमारा संयुक्त वाक्य की पहचान। तो संयुक्त वाक्य हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है दोस्तों। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसके दो नाम है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिश्रित, मतलब मिला हुआ होना, मिक्सिंग, इसे हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहां देखिए, प्रधान, आश्रित, और ये दोनों ही आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर बन जाएंगे मिश्रित वाक्य। परिभाषिक रूप से देखें, मिश्र वाक्य हिंदी व्याकरण में उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य मिलकर भी मिश्र वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य दो तरीके से बनता है। कैसे बनेगा? तो एक वाक्य वो होगा जिसमें एक प्रधान वाक्य होंगे और उसके बाद एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। मतलब आश्रित उपवाक्य वो होते हैं जिन्हें यदि वाक्य से निकालकर हटा दिया जाए तो वो अपना कोई अर्थ नहीं दे पाते हैं। उनको अपना अर्थ देने के लिए प्रधान वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधान उपवाक्य पर, यहाँ पर दोस्तों उप लगा देंगे आप, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है और आश्रित उपवाक्य यदि स्वतंत्र हो जाए तो वो अपना अर्थ खो देते हैं। जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं और साथ ही साथ दो आश्रित उपवाक्य यदि मिल जाए, दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य भी मिलकर मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। इस चीज को हम लोग उदाहरण के माध्यम से पूरी डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, पहला उदाहरण है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे एक आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यदि इन्हें निकाल दिया जाए, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो क्या हो रहा है, हमारा वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये दूसरा उपवाक्य है और ये दोनों ही आश्रित उपवाक्य है। दोनों को ही यदि एक दूसरे से अलग कर दें तो ये अपना अर्थ नहीं दे पाते हैं। दोनों में से कोई भी अर्थ नहीं दे पाएंगे। तो ये आश्रित उपवाक्य है और ये दोनों मिल गए हैं, दोनों ही आपस में जुड़े हैं, तब जाकर ये अपना अर्थ दे पा रहे हैं। तो दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य यदि आपस में जुड़ेंगे तो मिश्र वाक्य का निर्माण करेंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। वह लड़का मेरा भाई है, ये रहा हमारा एक प्रधान उपवाक्य। वह लड़का मेरा भाई है, क्या इन्हें वाक्य से अलग कर दिया जाए तो ये अपना अर्थ देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल, अर्थ तो देंगे। वह लड़का मेरा भाई है, ये पूरा प्रधान उपवाक्य। जो कल यहाँ आया था, मतलब एक लड़के के बारे में कह रहा है कि वह जो लड़का जो कल यहाँ आया था वह मेरा भाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। जो कल यहाँ आया था, इस वाक्य को यदि, इस उपवाक्य को यदि इससे निकालकर अलग लिख दिया जाए तो क्या ये अपना अर्थ दे पाएगा? जो कल यहाँ आया था नहीं दे सकता है। तो ये है आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मिश्र वाक्य में क्या शर्त है? एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, और दूसरा दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य। ये दोनों तरीके से मिश्र वाक्य बनते हैं। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। मैंने एक पक्षी देखा प्रधान उपवाक्य है, जो घायल था ये आश्रित उपवाक्य है। आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके
अर्थ नहीं निकल रहे हैं, इसके अर्थ अलग हो जाने से अर्थ नहीं निकल पाएंगे। ये वाक्य में रहकर ही अपना अर्थ दे पा रहा है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बन रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो मैं जानता हूं कि ये है आश्रित उपवाक्य, और तुम बहुत बुद्धिमान हो ये है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य कौन? जो जिसका स्वतंत्र अर्थ है, वो यदि वाक्य से अलग भी हो जाए तो भी वो अपना अर्थ दे पा रहा है। आगे है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो गांधी जी ने कहा कि, यहां तक हो गए आश्रित उपवाक्य। सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये सब है प्रधान उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़कर क्या हो रहा है? एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, मिश्रित वाक्य का। गांधी जी ने कहा, यहां तक है प्रधान उपवाक्य। कि सदा सत्य बोलो, ये है आश्रित उपवाक्य। हिंसा मत करो, आश्रित उपवाक्य। और ये सभी प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों ही आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि इन दोनों को अलग अलग करके लिख दें तो ये दोनों में से कोई भी अपना अर्थ नहीं दे पाएंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये हो गए मिश्रित वाक्य, क्योंकि ये दोनों ही आश्रित उपवाक्य है और दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मिश्र वाक्य की पहचान करने का भी एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है। मैंने आप लोगों को वादा किया था ना स्टार्टिंग के टाइम में ही कि मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे भी ट्रिक दे दूंगी जिसके माध्यम से आप संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। तो मिश्र वाक्य हमेशा कुछ विशेष योजक शब्दों की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। और ये शब्द कौन कौन है? कि, जो, क्योंकि। एक तो ये है जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यदि तो। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब के सब योजक शब्द है जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। और आपको मिश्र वाक्य में इनमें से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। यदि आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है तो एक बार आप इन सबको रटने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोगों को ये याद हो जाता है तो मिश्र वाक्य आप लोग जरूर पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये मिश्र वाक्य यहीं समाप्त हुआ। इसके साथ ही रचना के आधार पर वाक्य के भेद वो भी समाप्त हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बहुत डिटेल से मैंने समझा दिया, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से जानना है। तो सबसे पहले है विधानवाचक। याद कर लीजिए इसको साथ साथ। यदि कॉपी पेन लेके बैठी है उसे नोट कीजिए, और यदि नहीं बैठी है तो प्लीज लेकर बैठिए। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक। दोस्तों, यहाँ पर तालव्य में आ की मात्रा है, यहाँ आप इसे काटकर इस तरीके से केवल कर देंगे क्योंकि प्रश्न में तालव्य आधा रहता है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक। ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। और ये सारे 8 क्या करते हैं? तो यह वाक्य हमारे विचारों, भावों और परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। ये जो 8 है ये सबके सब हमारे विचारों को, हमारे भावों को और हम जिस परिस्थिति में हैं उन सबको स्पष्ट करने में आपकी मदद करेंगे, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे एक एक करके डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या किसी सामान्य स्थिति का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब एक सिंपल सा लाइन, जिस वाक्य में आपको कोई जानकारी दी जा रही हो, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की बात हो या एकदम सामान्य सी स्थिति का बोध कराता हो, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कार्य के होने की बात हो रही है कि राम जो है वो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये क्या हो रहा है? हमें जानकारी दी जा रही है कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है,
तो सामान्य रूप से कार्य होने की बात होगी, आपको कोई जानकारी दी जाएगी और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, हमें जानकारी दी जा रही है कि महात्मा गांधी कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है। सामान्य स्थिति का बोध करवाया जाएगा, किसी कार्य के करने की बात होगी या फिर आपको कोई जानकारी दी जाएगी, तो ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा नंबर है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब शक, शक करना किसी के ऊपर। तो किसके ऊपर, वाक्य से ही शक स्पष्ट होगा कि तलाशी लो। तलाशी लो का मतलब हुआ जांच करो, मतलब कुछ है जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, संदेह की स्थिति है। संदेह की स्थिति है कहने का अर्थ हुआ मतलब वहां पर कुछ क्लियर नहीं है। तो संदेह का बोध कराने वाले वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यदि संदेह का कोई वाक्य बोध करा रहा हो तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होंगे। जैसे शायद कोई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संदेह क्या बोध हो रहा है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, वो अनुमान लगा रहा है कि उधर से कोई आ रहा है। शायद आज बारिश होगी, मतलब आकाश में बादल छाए हैं या बहुत ज्यादा जिस दिन गर्मी पड़ती है लोग अनुमान करते हैं कि शायद आज बारिश होगी। तक ट्रेन जा चुकी होगी, कोई घर से लेट निकलता है और वो सोचता है कि क्या रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होगी, तो दूसरा कहता है नहीं, इतने देर तक तो ट्रेन चली गई होगी, शायद अब तक ट्रेन चली गई होगी। या फिर हम कहें अब तक ट्रेन आ चुकी होगी, मतलब टाइम हो चुका है तो अब तक ट्रेन आ चुकी होगी। ये दोनों ही वाक्य संदेहवाचक वाक्य है। तो इस तरीके से आप समझ गए, वाक्य वहां पर क्या होगा, परिस्थिति क्लियर नहीं होगी, वाक्य में ही संदेह स्पष्ट होगा, शायद कोई आ रहा है, शायद वहां से कोई गया अभी, शायद आज बारिश होगी, अब तक ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन तो शायद चली भी गई होगी। ये सारी बातें आपको यदि मिले किसी वाक्य में तो समझ लीजिए वो संदेहवाचक वाक्य है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, तीसरे नंबर पर है संकेतवाचक वाक्य। संकेत मतलब शर्त, संदेह में शक और संकेत में शर्त का बोध होगा। शर्त के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर है शर्त, मतलब एक का शर्त है कि ये अगर तुम पूरा करोगे तो ही तुम्हें दूसरा मिलेगा, तो शर्त का बोध होगा, वहां पर शर्त के भाव का बोध होगा। तो यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब यदि तुम पढ़ाई अच्छे से किए होते तो तुम जरूर पास हो जाते। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, बारिश अच्छी नहीं हुई मतलब इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। यदि किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, बाद में आपसे कोई पूछे कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, तो वहां पर क्या होगा, यदि तुमने बुलाया होता तो मैं जरूर आता, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं। मतलब यहाँ पर शर्त है कि तुम बुलाओगे तो ही हम आएंगे, तुम नहीं बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। चौथे नंबर पर है क्या, आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य, मतलब यहाँ पर आदेश देने की बात होगी, आज्ञा देने की बोध कराई जाएगी। तो आज्ञा या आदेश के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा या आदेश देने की जहां पर बात हो, उसका बोध कराए, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। दरवाजा बंद कर दो, मतलब किसी को आप कह रहे हो दरवाजा बंद कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे आदेश दे रहे हैं। एक गिलास पानी पिलाओ, क्या हो रहा है, आदेश का बोध है यहाँ पर। कृपया अपनी किताब खोलें, शिक्षक कैसे बोलते हैं अपने बच्चों को, आप बैठे मत रहिए, समय मत बर्बाद करिए, चलिए अपनी अपनी किताब खोलिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आदेश का बोध हो रहा है। तुम यहाँ से बाहर जाओ, उस इंसान को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आदेश का बोध हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोई भी वाक्य, चाहे आप संकेतवाचक में पढ़ें, संदेहवाचक में पढ़ें, विधानवाचक में पढ़ें, आज्ञावाचक में पढ़ें, वो सब अलग अलग टाइप के हैं। इसलिए आप मूल चीजों को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आपको समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। विधानवाचक वाक्य में आपको कोई जानकारी दी जाएगी या क्रिया के करने का बोध होगा। संदेहवाचक में शक का बोध होगा, संकेतवाचक में शर्त का बोध होगा और आज्ञावाचक में आदेश का बोध होगा। तो ये सब हो जाएंगे आपको क्लियर। तो अब आप यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, इतना दूर तक समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब कुछ इच्छा को प्रकट करना, तो इच्छा के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरा चयन हो, मेरा चयन
प्रशासनिक सेवा में हो जाए। मतलब कोई इंसान तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अचानक से कहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो चयन हो प्रशासनिक सेवा में हो जाए। तो क्या हो रहा है, वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, वहां पर इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े मतलब बड़े बुजुर्ग, उनके यदि आप पैर छुएंगे तो कहेंगे दीर्घायु भव। तो उसका क्या अर्थ हुआ, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। छठे नंबर पर है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध का अर्थ होता है मना करना, मतलब किसी कार्य को करने से रोकना या उसमें नहीं का बोध होगा। तो जिन वाक्य में कार्य के ना होने या ना करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध मतलब रोक लगी हुई है, ना होने की बात होगी। जैसे मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, वो क्या हो रहा है, कार्य के नहीं करने की बात वो कर रहा है कि मैं आज ये काम नहीं करूंगा। मोहन घर नहीं जाएगा, जाना क्रिया है और वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब वहां पर कार्य नहीं होने की बात हो रही है। सड़क पर मत खेलो, बच्चों को मना किया जाता है कि तुम सड़क पर मत खेलो, गाड़ी आ रही है। वो क्या हो रहा है, निषेधवाचक वाक्य, मना किया जा रहा है। तुम यहाँ मत बैठो, वो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, निषेध लगाई जा रही है कि यहाँ पर मत बैठो, बैठना क्रिया है और बैठने से मना किया जा रहा है। खेलना क्रिया है और खेलने से मना किया जा रहा है। जाना क्रिया है और नहीं जाने की बात हो रही है। जाएगा ये क्रिया है और नहीं जाने की बात हो रही है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि जिस वाक्य में कार्य के ना करने या ना होने का बोध हो तो वैसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला वाक्य है दोस्तों, आप 7वें नंबर पर है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न का बोध कराएगा। ये प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य होंगे। प्रश्न पूछे जाने के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें आप क्या करते हैं, तो ये प्रश्न का बोध करा रहा है। दूसरा है तुम्हारा नाम क्या है, मतलब सामने वाले से उसके नाम पूछे जा रहे हैं, तो ये है प्रश्न। कल कौन आया था, ये क्या है, एक प्रश्न है। तुम कितने फल खाओगे, तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। ये सारे जो दोस्तों वाक्य है, ये सब प्रश्नों का बोध कराने वाला वाक्य। दोस्तों, और ये है हमारा 8वां नंबर और सबसे लास्ट। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में 8वां नंबर है, ये सबसे लास्ट है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, ये विस्मय बोधक हो गया है, और विस्मय बोधक भी होता है और एक विस्मयादि बोधक भी होता है, ये भी सही है। एक और यह नाम इसका याद रखेंगे, विस्मयादि बोधक। तो विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, अचरज या आश्चर्य। तो अचरज या आश्चर्य के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें आश्चर्य का बोध तो कराता ही है, साथ ही साथ यह हमारे मन के सारे भाव का भी बोध कराता है। जैसे अरे तो कब आए, तो यहाँ पर किसी के आने की कोई संकेत नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी, और अचानक से वो इंसान आ जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और तब प्रश्न पूछ लेते हैं पूरे विस्मय के बोध में कि अरे तुम कब आए। दूसरा है छी, कितनी गंदगी है, मतलब गंदगी इतनी ज्यादा कि मन घिना जा रहा है। तो उसमें मन में जो घृणा का बोध उठा उस गंदगी को देखकर, उसे जब उसे वाक्य में कहा गया तो उससे पहले छी और कितनी गंदगी है। दोस्तों, विस्मयादि बोधक का जो एक चिन्ह होता है, जब मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया था तब मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से विस्मयादि बोधक के बारे में बताया था, उसके चिन्हों के बारे में बताया था, सभी विराम चिन्ह के बारे में बताया। तो ये जो आप देख रहे हैं खड़ी पाई और नीचे एक डॉट, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसका लगना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो छी कितनी गंदगी है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी जो कि आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। दोस्तों, विशेष बात के रूप में मैं आपको ये बताऊंगी कि वाक्य में कारकों का क्रम क्या होता है। कारक के 8 भेद है, 8 भेद है, आप जानते हैं। उनको अगर वाक्य में एक साथ लिखना रहे तो उनका क्या क्रम रहता है। तो सबसे पहले वाक्य में यदि कर्ता है, जो कि होगा ही, तो कर्ता सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपदान
फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। दोस्तों ये कारकों का क्रम है। ये कारक में ये 8 कारक एक क्रम से आते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको वाक्य लिखना है और वाक्य में जो कर्ता कारक है, जो कर्ता है, उसको सबसे पहले लिखना है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता कारक लिखा जाता है। लेकिन यदि वाक्य में संबोधन कारक भी मौजूद हो, संबोधन मतलब विस्मयादि बोधक वाले वाक्य यदि वाक्य में मौजूद है, तो यहाँ पर तो ये सबसे लास्ट में है, अंतिम में आ जाता है ये। लेकिन यदि वाक्य में वो मौजूद है, तो संबोधन कारक वाले जो शब्द होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। जैसे आपने ये देखा कि हमारा यहाँ पर संबोधन कारक के शब्द है अरे, छी, तो ये तो है कारक के क्रम में सबसे लास्ट में। लेकिन जब वाक्य में यह लिखने की बात आती है, तब विस्मयादि बोधक वाले शब्द, संबोधन कारक वाले शब्द सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो ये बात मैं आपको विशेष रूप से समझाना चाहती थी, क्योंकि बहुतों को ये बात ध्यान में नहीं रहता है और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक वाक्य यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग वाक्य का तीसरा भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, जिसका दूसरा नाम वाच्य है, हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के दो भेद, वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इनको हमने बहुत डिटेल से समझा। मुझे कमेंट में बताइए कितने बच्चों को आज वाक्य पूरी तरीके से क्लियर हो गया और सही तरीके से समझने के साथ आप लोगों को लगा कि अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसे बच्चों का नाम जानना चाहती हूँ ताकि मैं ये समझ पाऊं कि सही से मैं आपको समझा पा रही हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। प्लीज इसे शेयर करें ताकि सभी हिंदी के बच्चों के पास पहुंचे और सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब मैं अगली वीडियो में मिलूंगी वाच्य टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।